स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 11th क्लास जो हमारे हिस्ट्री का अभी मिड टर्म का जो एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, तो मिड टर्म का एग्ज़ाम का जो आपका ये मॉर्निंग शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर है, इसके आंसर की को हम देखेंगे, पूरे पेपर को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पेपर को मैंने देख लिया है। अब क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है इसमें। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि टफ हो और थोड़ा घुमाया गया हो। सारे सिंपल क्वेश्चन्स पूछे गए हैं, चाहे वो एमसीक्यू हो चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो। सिंपल ही क्वेश्चन थे, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। एक आध क्वेश्चन भाई हो सकते हैं जिन्होंने सही से नहीं पढ़ा होगा, उन स्टूडेंट को थोड़ा टफ लगा होगा, लेकिन सारे क्वेश्चन अगर आप रोशन सा स्टडी पॉइंट की वीडियोस को आप लोगों ने अगर देखा होगा तो मेरे को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छा गया होगा। सारा कुछ आप लोगों को मैंने एनिमेशन के थ्रू समझा रखा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कराया था, एमसीक्यू भी बनाई थी, तो जाहिर सी बात है कि सारी चीज़ें आप लोगों को करवा दिया था मैंने। अब देखिए आप लोगों को वीडियो देखने के बाद ना अपने स्कोर को जरूर बताना है। आपको पता लग जाएगा, थोड़ा सा अनुमान तो मिल ही जाएगा कि हाँ भाई इस रेंज में आपका मार्क्स मतलब जो आपका स्कोर है वो आ सकता है। तो आप ज़रूर बताएं कि 80 में से आप कितनी मार्क्स लाने वाले हैं, मतलब आने वाले हैं आपके। ठीक है, अब देखिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ऑगस्टस के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो देखिए ऑगस्टस आपको पता है ऑगस्टस जो था वो रोम का प्रथम सम्राट था, है ना। 27 ईसा पूर्व में प्रिंसिपेट की स्थापना की थी, एक राज्य बनाया था, राज्य की स्थापना की थी, उसको प्रिंसिपेट कहते हैं। उसका वास्तविक नाम था ऑक्टेवियन, बाद में उसने अपना नाम बदल के ऑगस्टस कर लिया था। उसका जो शासनकाल है वो शांति के लिए याद किया जाता है। बिल्कुल सही है, इस चारों के चारों बिल्कुल सही है। और यहाँ पे आपका जो ऑप्शन आखिरी दे रखा है उपरोक्त सभी वो सही होगा, ऑप्शन डी पहला का सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सीमार अर्थात सुमेर का उल्लेख मिलता है। तो देखिए सीमार या जो सुमेर शब्द है ना वो ओल्ड टेस्टामेंट में मिलता है। ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल का एक भाग है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। बाइबल के दो भाग है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, है ना। तो ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख था और मेसोपोटामिया के शहर के लिए सीमार या सुमेर शब्द का यूज किया गया था। ठीक है, आगे है सामंतवादी व्यवस्था में 3 वर्ग पादरी अभिजात कृषक थे। ठीक है, सामंतवादी व्यवस्था में यूरोप में 3 वर्ग ही थे। उसके बाद में कौन सा चौथे वर्ग का उद्भव हुआ? तो देखिए चौथे वर्ग के रूप में नए नगरवासी उभर के सामने आए थे, जिसमें वकील हो गया, नोटरी से जुड़े हुए जो काम करने वाले लोग थे, है ना। बहुत सारे किसान भाग के 1 साल से अधिक दिन तक अगर वो भाग के मतलब शहरों में चले जाते थे तो वो स्वतंत्र माने जाते थे। उनसे एक नया वर्ग बना जिसको हम चौथा वर्ग बोलते हैं, जो नगरवासी थे एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि मंगोल साम्राज्य का संस्थापक थे। तो भाई मंगोल साम्राज्य का जो स्थापना की थी वो चंगेज खान ने की थी, है ना। चंगेज खा 5वें चैप्टर का क्वेश्चन था ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो भाई देखिए उर जो है वो नगर, यहाँ पे नगर नियोजन का अभाव था, तो ये बिल्कुल सही है। आपको गलत बताना है कि गलत कौन सा है इसमें से, ठीक है ना। बेबीलोन जिमरिज्म का राजमहल। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जिमरिज्म है उसका जो राजमहल था वो मारी में था, है ना। तो मारी में तो ऊपर ही पकड़ लिया हमने कि भाई ये वाला तो गलत है। ठीक है, बाकी नीचे का मैं आपको दोनों के बारे में बता दूँ, ये दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका जो है वो आपको टिक करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सम्राट और सीनेट के बाद रोमन साम्राज्य शासन की अन्य प्रमुख संस्था थी। तो भाई इसमें सेना आना था, है ना। सेना जो है वो उसकी प्रमुख संस्था थी। सम्राट, उसके बाद सीनेट और उसके बाद सेना, ये 3 प्रमुख खिलाड़ी थे रोमन साम्राज्य में, तो ये यहाँ पे आना था आपका। उसके बाद 7वां क्वेश्चन देखेंगे, आपको अंश का के 2 भाग के बीच में संबंध खोजने हैं, है ना, और खा का जो रिक्त स्थान उसको भरना है। तो देखिए अंश का है एम्फोरा। एम्फोरा क्या था? तरल पदार्थों की धुलाई के लिए जो कंटेनरों का यूज़ किया जाता था उसको हम क्या बोलते हैं? एम्फोरा बोलते हैं। अंश खा है डैश स्पेन में उत्पादित जैतून के तेल का कंटेनर। तो भाई यहाँ पे आपका आना है ड्रेसल 20, है ना। ड्रेसल 20 एक विशेष प्रकार का क्या होता था? कंटेनर होता था, जिसका इस्तेमाल जैतून के स्पेशली सिर्फ जैतून के तेल को लाने ले जाने के लिए यूज में लाया जाता था। तो यहाँ पे आपका ड्रेसल 20 आना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न कथन पर विचार करना है आपको। पहला है कि सामंतवाद शब्द अंग्रेजी के शब्द फ्यूड से लिया गया है। तो देखिए ये अंग्रेजी का शब्द नहीं है, बल्कि ये जर्मन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है ना। उसके बाद दूसरा है कि यह एक तरह की कृषि उत्पादन को दर्शाता है, ये बिल्कुल सही है। सामंतवादी समाज कृषक लॉर्ड को श्रम सेवा प्रदान करते थे, ये भी बिल्कुल सही है। यह व्यवस्था मध्यकालीन यूरोप में शुरू हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऊपर वाला जो है वो गलत है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन जो फर्स्ट जो आपका दे रखा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको अगर हम सही की बात करें, सही विकल्प चुनना है वैसे, सही विकल्प। तो यहाँ पे देखिए 3 सही है, ठीक है, नीचे के, बाकी पहला वाला जो है गलत है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बोले तो ऑप्शन बी
सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जो है वो सही है, आपका ऑप्शन बी यहाँ पे आपका लगाना है। उसके बाद है किलाकार लिपि विकसित हुई। तो देखिए किलाकार लिपि जो है मेसोपोटामिया में विकसित हुई थी, ठीक है। मेसोपोटामिया के लोग, ये यहाँ पे जिसने रोमन लगाया है या हड़प्पा लगाया है या माया लगाया है उनका गलत है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी मैं आपको आंसर टिक कर रहा हूँ वही को आप सही मान के चलिए। तो मेसोपोटामिया की जो लिपि थी उसको हम किलाकार लिपि बोलते हैं, ठीक है। किलाकार लिपि के माध्यम से लेखन कार्य करते थे वो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है एबी क्या थे। तो एबी यानी कि मठ, जहाँ पे भिक्षु रहते थे, है ना, भिक्षु लोग जहाँ पे निवास करते थे उसको हम एबी बोलते हैं, भिक्षु आप समझते हैं। उसके बाद है फ्रांस में लुई 11वां निरंकुश शासक था। देखिए ये बिल्कुल सही है, फ्रांस का जो शासक था लुई 11वां वो निरंकुश शासक था, ठीक है। उसके बाद है चंगेज खां के पोते बाटू ने रूस की भूमि पर मास्को तक विजय प्राप्त कर ली। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये चौथे चैप्टर 5वें चैप्टर से है भाई। चंगेज खां वाला जो यावर साम्राज्य उससे है और ऊपर वाला भी इसी में से है, ठीक है, इसी चैप्टर से है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित वाक्य को ठीक करके आपको लिखना है। तो देखिए इसको हम वाक्य को पढ़ते हैं। वाक्य है बर्बर शब्द अरबी भाषा के बारबरोस शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका तात्पर्य है यूनानी लोग। तो ये देखिए जो बर्बर शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, बस अंग्रेजी भाषा आपको यहाँ पे लिखना था, बाकी पूरा ठीक है। तो अंग्रेजी आप लिख देते और इस लाइन को एज इट इज आप लिख देते हो तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अगला है मेसोपोटामिया वर्तमान समय में हिस्सा है। तो मेसोपोटामिया इस समय इराक गणराज्य का हिस्सा है, इराक को ही हम मेसोपोटामिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रोम के शासक का नाम जिससे लिखे जिसने एक दूसरी राजधानी कुंस्तुनिया का निर्माण किया। तो भाई सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया था, कुंस्तुनिया को राजधानी बनाया था, जो कि तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ बहुत ही खूबसूरत राजधानी थी। 16वां है कि तीर्थ से क्या समझते हैं। देखिए तीर्थ एक प्रकार का कर होता था जो कि चर्च लेते थे किसानों से उनकी उपज का 10वां भाग कर के रूप में लेते थे, 10वां भाग जिसको हम तीर्थ कर बोलते हैं। ये भी आपका हो गया। 17वां क्वेश्चन देखेंगे। 17वां क्वेश्चन है रोमन सम्राट के अंतिम अवधि को परिवर्ती पुरा काल के नाम से जाना जाता है। यह काल 4वीं से लेके 7वीं सदी की थी भाई, 4वीं से लेके 7वीं सदी, है ना, 7वीं शताब्दी तक फैला था। और आपको पता है कि रोमन काल को हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो पूर्ववर्ती काल, है ना, पूर्ववर्ती, और एक आपका परवर्ती काल। ये इसमें में तीसरी सदी का अंतर है। तीसरी सदी से पहले का समय काल पूर्ववर्ती और तीसरी सदी से बाद का जो समय काल है, मतलब तीसरी से 7वीं सदी का जो काल है उसको हम परवर्ती काल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन, यहाँ पे अगर हम 7वीं सदी की बात करें ऑप्शन सी सही होगा भाई, ऑप्शन सी 7वीं सदी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है श्रेणी शब्द से क्या अभिप्राय है। देखिए श्रेणी एक तरीके से ना व्यापारियों का समूह होता है, व्यापारी या शिल्पकारों का जो समूह है जो सामान को बेचने वगैरह का काम करते हैं उन्हीं को हम श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 19वां है एलमनाई फ्रैंक और गोथ डैश मूल की जनजाति है। तो ये जर्मन मूल के जनजाति थी, ठीक है। कहाँ के जनजाति थे, जर्मन मूल के। तो जर्मन यहाँ पे आपका ऑप्शन ये सही होना था। उसके बाद 20वां क्वेश्चन जो है कथन और कारण वाला है। तो कथन और कारण को आपको पढ़ना है और उसके बाद 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो अभिकथन क्या दे रखा है, अभिकथन है कि भाई कॉन्स्टेंटाइन ने सॉलिड नाम का एक नया सिक्का चलाया, बिल्कुल सही है भाई। कारण क्या है, स्पेन की खदानों से चांदी मिलनी बंद हो गई थी, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे हम संबंध दोनों के बीच में, कथन और कारण के बीच में संबंध देखते हैं। तो कथन अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, और दोनों में अगर हम संबंध को देखें तो जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण दे रहा है। मतलब कि कॉन्स्टेंटाइन ने सोने का सिक्का क्यों चलाया, क्योंकि चांदी के खदानों में कमी आ गई थी, चांदी में कमी आ गई थी। तो यहाँ पे कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम 4 ऑप्शन को पढ़े तो ऑप्शन का आपका यहाँ पे ऑप्शन ए आपका क्या है, इसका 20वें का सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये आपका पैराग्राफ पे आधारित क्वेश्चन है, सारा आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। तो इसको हम रहने देते हैं, मतलब आप सही करके आए होंगे, मेरे को पता है इतना दिमाग तो आप लोगों के पास है कि आप लोग इसका सही करके आए होंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चन को हम देखेंगे, जो भी 3 नंबर के क्वेश्चन है पहले उसको देख लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चीनी शासकों ने महान दीवार का निर्माण क्यों करवाया। देखिए जो मंगोलिया के जो लोग थे, यानी कि यायावर या घुमक्कड़ टाइप के लोग थे, वो बार बार चाइना में आके क्या करते थे, हमला कर लेते थे, किसानों का सामान लूट लिया करते थे, है ना, और फिर जंगलों में भाग जाते थे। तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता था वहाँ के किसानों को। तो वहाँ के राजा ने क्या किया, चीन की जो महान दीवार है उसका निर्माण करवाना शुरू कर दिया था। लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास क्या हुआ, ये निर्माण कार्य जो था वो पूरा हो गया था और वो चीन की महान दीवार का निर्माण हो गया था, मतलब, ठीक है। तो इस कारण से मंगोलिया के लोगों से बचने के लिए, कहीं ना कहीं यायावर लोगों से बचने के लिए चीन की महान दीवार
बनाई गई थी। उसके बाद है किन परिस्थितियों में यूरोप में नाइट वर्ग का उदय हुआ। तो नाइट वर्ग आपको पता है कि भाई घुड़सवार वर्ग है। 9वीं सदी में क्या होते थे, युद्ध लगातार होते थे और युद्ध में ना पैदल सैनिकों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि किसानों को ही पैदल सैनिकों के रूप में युद्ध में लाया जाता था, है ना। तो इस कारण क्या हुआ, एक कुशल घुड़सवार वर्ग की जरूरत थी, कुशल घुड़सवार सैनिकों की जरूरत थी। इस कारण लॉर्ड ने एक नए वर्ग को जन्म दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट बोलते हैं, है ना। तो नाइट को लॉर्ड ने एक ज़मीन का टुकड़ा भी दे दिया, जिसको हम फीफ बोलते हैं, जहाँ पे वो रहता था और पूरी ज़िंदगी मतलब पूरा अपने लॉर्ड के प्रति वफादार रहता था और लॉर्ड को सैन्य सेवा भी प्रदान करता था। ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन है 24वां कि भाई मेसोपोटामिया की सभ्यता में शहरीकरण किन कारणों से आई। मेसोपोटामिया में ही सबसे पहले शहरीकरण का विकास क्यों हुआ, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले तो भाई देखिए, वहाँ पे व्यापार हो मतलब कृषि की शुरुआत सबसे पहले वहीं पे हुई थी, खेती की शुरुआत, है ना। मेसोपोटामिया के में 7000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व के आसपास खेती की शुरुआत हुई थी। तो वहाँ की जो ज़मीन थी वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ थी, जिस कारण खेती अच्छी हो सकती थी। और खेती होने का मतलब ये है कि लोग वहाँ पे स्थायी रूप से रहेंगे, वहाँ की जनसंख्या बढ़ेगी, व्यापार होगा, है ना, व्यापार भी होगा, जाहिर सी बात है। तो उससे वहाँ पे शहरों का विकास होगा, ठीक है। तो ये आप कारण बता सकते हैं कि उपजाऊ भूमि थी, व्यापार वहाँ पे होता था, लेखन कला का भी उन्होंने धीरे धीरे विकास किया था, स्थायी रूप से वहाँ के लोग रहते थे। तो इन सभी कारणों से क्या हुआ, वहाँ पे शहरीकरण सबसे पहले आया था, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप लिखिए। उसके बाद है कैथेड्रल नगर ने फ्रांस में छोटे शहरों के निर्माण में किस प्रकार भूमिका निभाई। अब देखिए, कैथेड्रल क्या होता है, चर्च होता है ना। विशाल का जो चर्च होते हैं उनको हम कैथेड्रल चर्च बोलते हैं। और कैथेड्रल चर्च जो थे वो ज़्यादातर धनी लोगों द्वारा दिए गए दान की मदद से बनाए जाते थे। अब कैथेड्रल चर्च के आसपास बहुत सारे लोग आके बस गए, वो तीर्थ स्थल बन गए थे क्योंकि, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग धीरे धीरे आके बस गए और वहाँ पे फिर धीरे धीरे शहरों का विकास होने लग गया, नगरों का विकास होने लग गया, है ना। तो इससे बहुत सारे छोटे छोटे शहर विकसित हुए, क्योंकि वो तीर्थ स्थल थे कैथेड्रल नगर वाले, यहाँ पे ऐसे विकसित होने लगे शहर। उसके बाद है फ्रांस के आरंभिक समाज की 3 विशेषता बताइए। फ्रांस के अगर हम आरंभिक समाज की बात करें तो देखिए, फ्रांस का जो आरंभिक समाज था ना, वो सामंतवादी व्यवस्था पर आधारित था, है ना। पूरी तरीके से लॉर्ड होते थे, लॉर्ड के नीचे बहुत सारे किसान उनके ऊपर काम कर, मतलब किसान उनके अंडर में रह के काम करते थे। जो राजा है ना, राजा सबसे ऊपर होता था, उसके नीचे होते थे लॉर्ड, है ना, लॉर्ड के नीचे होते थे नाइट, उसके नीचे होते थे किसान, है ना। इस तरीके से उस समय का समाज काम करता था। और लॉर्ड जो था वो बहुत ज़्यादा मतलब क्रूरतापूर्वक व्यवहार करता था किनके साथ, किसानों के साथ। किसानों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। समाज में 3 वर्ग थे, 3 वर्गों में समाज बटा हुआ था, है ना, पादरी, अभिजात और कृषक। इस तरीके से आप यहाँ पे बता सकते थे। उसके बाद 8 नंबर के क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन थी। मेसोपोटामिया सभ्यता की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। भैया, मेसोपोटामिया सभ्यता की बहुत सारी उपलब्धियां हैं, जैसे कि लेखन कला की देन है इनकी, शहरी जीवन की शुरुआत यहीं से हुई है ना। माप तौल की शुरुआत, गणित के बहुत सारे सिद्धांत, माइनस प्लस के जो सिद्धांत है, जमा गुना घटा भाग वगैरह के जो सिद्धांत है, वर्गमूल के सिद्धांत है, इन्हीं की देन है ना। ये खगोल शास्त्र के भी नॉलेज मतलब ये रखते थे, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बारे में, तारों के बारे में इनको जानकारी थी। समय का जो ये विभाजन जो किया गया है, यानी कि एक साल को हम 365 दिन में बांटते हैं, एक वर्ष को हम 12 महीनों में बांटते हैं, एक महीने को हम 30 या 31 दिन में बांटते हैं। सारा विभाजन इन्हीं की देन है। खेती की शुरुआत यहाँ से हुआ, है ना, व्यापार वगैरह इन्होंने करना शुरू किया था, शहरीकरण की शुरुआत यहीं से हुई थी। तो ये इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों में आप बता सकते हैं। उसके बाद मेसोपोटामिया की मोहरों और लिपि के विषय में लिखिए। तो मेसोपोटामिया की मोहरों के बारे में वैसे पैराग्राफ में ही आपका नीचे दे रखा है। यहाँ पे मेसोपोटामिया के मोहरे के बारे में लिख रखा है, तो यहाँ से आप आंसर इसका लिख सकते थे, ठीक है। ज़्यादातर पत्थरों की मोहरें बनाई जाती थी, बहुत सारे चिन्ह, राजाओं की उपलब्धि वगैरह, उनके जो भी प्रत्येक चिन्ह है उनके राजा का, वो सब मोहरों पर हमें मिल जाता है, ठीक है। लिपि की विषय की बात करें तो मेसोपोटामिया की जो लिपि थी वो किलाकार लिपि थी, और वो क्या करते थे, मतलब सरकंडे की जो तीली होती है उससे वो लेखन कार्य किया करते थे, और चिकनी मिट्टी की पट्टिका बनाते थे और उस पर वो किलाकार लिपि से लेखन कार्य करते थे, ठीक है। तो लिपि के बारे में, लेखन कार्य के बारे में भी आप यहाँ पे थोड़ा अच्छे से बता सकते थे, सारा कुछ लिख सकते थे। चिकनी मिट्टी की पट्टिका बनाते थे, वो बिल्कुल चिकनी मिट्टी को आटे की तरह गूंदते थे, है ना, उसको थाप कर एक ऐसा आकार देते थे जिससे कि उसको आसानी से हाथ में पकड़ के उस पर लेखन कार्य कर सके। किलाकार लिपि के माध्यम से लेखन कार्य करते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य की आर्थिक विकास का वर्णन कीजिए। देखिए यार, रोमन साम्राज्य जो था ना वो आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा मजबूत था। ये तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन है। और आर्थिक रूप से मजबूत इसलिए था क्योंकि वहाँ पे खदानों की कोई कमी नहीं थी, बंदरगाह वहाँ पे मौजूद थे, फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा थी, अंगूर के शराब की फैक्ट्री है, जैतून के तेल की फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा थी, कंटेनरों का इस्तेमाल करते थे, है ना, तरल पदार्थों को लाने ले जाने के लिए, जिसको एम्फोरा कहते हैं हम,
ड्रेसर 20 नामक विशेष प्रकार के कंटेनरों का यूज करते थे। जल शक्ति का इस्तेमाल बहुत व्यापक पैमाने पे होता था। सोने चांदी के खदानों से वो सब सामान खदानों से निकालने के लिए जल शक्ति का यूज करते थे। बैंकिंग व्यवस्था उनकी बहुत अच्छी थी, ठीक है। वाणिज्यिक व्यवस्था बहुत अच्छी थी, व्यापार वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें लिखने थे। उसके बाद है रोमन के लोगों की सामाजिक सैनिक संरचना पर नोट लिखिए। तो यहाँ पे आई थिंक आपको सामाजिक व्यवस्था और सेना की व्यवस्था भी बतानी है। तो रोमन समाज की बात करें तो रोमन समाज में एकल परिवार का प्रचलन होता था, है ना। परिवार में दासों को शामिल करते थे। वयस्क पुत्र को परिवार में नहीं गिना जाता था। तलाक देना बहुत ही आसान था, है ना। महिलाओं का संपत्ति पर पूरा अधिकार होता था। विवाह की आयु की बात करें तो पुरुष 30 से 32 के बीच में 28 से 32 के बीच में शादी करते थे। महिलाएं 16 से लेके 20-22 तक की उम्र में शादी किया करती थी। जो पुरुष थे वो महिलाओं की पिटाई करते थे। अपने बच्चों को मरने के लिए ठंड में नंगा छोड़ देते थे। ये सारे पॉइंट सामाजिक संरचना में बता सकते थे। सैनिक संरचना में आप बता सकते थे कि रोमन साम्राज्य की सेना एक व्यावसायिक सेना थी। सभी को वेतन मिलता था, है ना। 25 वर्ष तक कार्य करना होता था। 6 लाख से भी अधिक सिपाही उसमें मौजूद थे। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते थे। उसके बाद है चंगेज खान ने इतिहास पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। इस कथन की समीक्षा उसकी उपलब्धियों के आधार पर करे। तो चंगेज खां के बारे में आपको पूरा लिखना था, उसकी सैनिक उपलब्धियों के बारे में बताना था, है ना। चंगेज खां जन्म आप बताया 1162 में हुआ था। उन्हों नदी के किनारे हुआ था, है ना। जब ये बच्चा था, छोटी उम्र का था, तभी उसके पिता की हत्या कर दी गई थी, है ना। येसुजे इनके पिता का नाम था। ओलोइन इनकी माता थी। बहुत ही मुश्किल से इनका पालन पोषण किया था। भाई जम्मू का, है ना, बोगुरोचू इसका बहुत ही फेवरेट मतलब सच्चा मित्र था। पहले उसने अपने ओक खान के साथ अच्छे संबंध बनाए। जम्मू का जैसे शक्तिशाली लोगों को हराया, खुद ओक खान को भी हराया और पूरे मंगोलिया का एक महान शासक बना। 1206 में वो बहुत ही फेमस हो गया था उस समय तक। इसकी सैनिक उपलब्धियों के बारे में बताया कि भाई इसके पास कुशल घुड़सवार सैनिक मौजूद थे। तीरंदाजी का अद्भुत कौशल था इनके पास। मौसम की सही जानकारी थी इसकी सेना के पास, ठीक है। इसके अलावा नेफ्ता बमबारी के बारे में भी इसकी सेना को जानकारी थी। तो ये सब उसकी उपलब्धियों में लिख सकते हैं। उसके बाद है इतिहासकार मंगोल के इतिहास को जानने के साधन कौन से हैं। कौन से ऐसे साधन जैसे कि हम मंगोलों के इतिहास को जान सकते हैं। बहुत सारे स्रोत हैं। यात्रियों के वृत्तांत है हमारे पास, उस समय के कोई बहुत सारे पुस्तकें हैं, ठीक है। इसके अलावा दस्तावेज है पुराने समय के, उससे आप जान सकते हैं। कोई भौतिक अवशेष में भी बहुत सारी सिक्की है, मोहरे है, औजार है, अस्थियाँ है ना। उन सब चीज़ों से जान सकते हैं। किसी भी इतिहास के बारे में जानने का यही मेन स्रोत होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स में आप अच्छे से डिफाइन करके आप आंसर को लिख सकते थे। तो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन तो भैया मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ आपको हिंट दे रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें लिख सकते थे। बाकी आगे पैराग्राफ पे आधारित क्वेश्चन थी। मैप का पेज है नहीं भाई मेरे पास, यहीं पे ख़त्म हो गया, ठीक है। तो मैप मेरे को पता है कि जो मैप मैंने करवाया होगा वही आया होगा, बाहर से मैप नहीं आए होंगे। और बाकी आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा, मेरे को पता है। तो कमेंट में आप ज़रूर बताओ तुम्हारे कितने मार्क्स आने वाले हैं। और इसके अलावा आगे भी अभी सेकंड टर्म की तैयारी भी आप लोगों को करनी है रोशन सर स्टडी पॉइंट से। तो यार सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों को, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो से अपने आंसर को चेक कर सके, अपने मार्क्स को पता कर सके, ठीक है। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में यार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।